ये गोचर एक्चुअली धर्म को जन्म देता है, लेकिन एक चुनौती के बाद, क्योंकि बिना चुनौती से कोई विश्व व्यवस्था बदलती नहीं है, राइट? तो ये उसकी शुरुआत है। मैंने कहा इससे न्यायिक प्रणाली में पूरा बदलाव आएगा। मतलब काफी मतलब आज जो शायद हम देख रहे हैं बहुत कुछ बदल गया होगा। तेजी से तकनीकी और आध्यात्मिक परिवर्तन दोनों होगा। शासन, धर्म, शिक्षा में असामान्य घटनाएं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के चेंजेस आएंगे। कोई भी अच्छाई कभी भी आसानी से नहीं आता है। सो महाभारत इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, राइट? धर्म का पुनः स्थापना युद्ध के बाद ही हुआ। तो इट्स लाइक इस गुरु अतिचारी गुरु जो 8 साल का जो गोचर है, इसको आप ये समझिए कि ये फिर से धर्म की स्थापना करने आ रहा है। और धर्म मतलब मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ये एक हिंदू या सनातन एक धर्म स्थापित करने आ रहा है। बेसिकली इट इज अबाउट राइटियसनेस, सही, जो सही है उसको स्थापित करने आ रहा है। इट इज गोइंग टू चेंज। तो ये मतलब ये भारत से भी रिलेटेड है, ये ग्लोबल भी है, बट ये है बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर। इसके साथ बहुत गोचर है, पर ये पूरे हमारे विश्व स्थिति बदलेगा। ये चैनल, ये आपका चैनल भी रहेगा, ये एपिसोड भी रहेगा। एंड 8 साल बाद आई एम श्योर व्हेन पीपल विल सी, तो ये जरूर देखेंगे कि हमने जो बातें कही उसमें कितना हाउ मच इम्पैक्ट इट हैड। तो आज का जो विषय है वो व्यक्ति आधारित ना होकर के ये जो ज्योतिष है इसका जियोग्राफी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत का भविष्य क्या होने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि जो कुछ बदलाव अपने जीवन में हम देख रहे हैं या चेंजेस, राइट? हमने कभी कोविड नहीं देखा, हमने कभी लॉकडाउन नहीं देखा, हमारे पिछली जनरेशन ने वॉर देखा है, हमने वॉर भी नहीं देखा है। तो ऐसी क्या ग्रह दशा है, ऐसी क्या प्लानिटरी मूवमेंट्स है ब्रह्मांड में, सौर मंडल में, क्या ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे इवेंट्स आप देख रहे हैं। जुडिशरी पे बात उठने लगी है, एजुकेशन सिस्टम पे बात उठने लगी है। तो ये सारी बातें ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज इस विषय को आप आगे ले जाइए। और एक 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 सर्टेनिटी भी मुझे लगती है, क्योंकि व्यक्ति की जब हम भविष्यवाणी या भविष्य के बारे में बात करते हैं तो देयर आर मेनी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जैसे एक एक ज्योतिष में एक एग्जांपल मुझे याद आता है कि अ, ज्योतिष में एक मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बन रही है आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में, कि उसमें लग रहा है कि पत्नी की मृत्यु होने वाली है। ठीक है? तो अभी के दौर में उसी की इंटरप्रिटेशन मैंने कई बार सुना कि क्योंकि जब लिखी गई थी ज्योतिष की शास्त्र को, उस समय पति जहां होता था पत्नी लगभग वहीं होती ही थी, विरह नहीं होता था, वो अलग अलग नहीं होते थे, युद्ध में ही बस अलग होते थे। लेकिन अभी क्या है, दो अलग अलग सिटीज में भी वर्किंग प्रोफाइल है, राइट? डिवोर्स का भी केस है, राइट? और भी कई तरह से हो सकते हैं जिसमें विरह हो सकता है, मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन मृत्यु करना कोई जरूरी नहीं है, राइट? तो तो ज्योतिष इज ऑल अबाउट, हमें लगता है कि कौन कितना अच्छा इंटरप्रेट कर सकता है फॉर अ पर्सन। बट ये जो ज्योग्राफी है, ये जो भारत है, ये बड़ा स्टैटिक है, राइट? इसके बारे में तो भविष्यवाणी मुझे जहां तक लगता है ज्यादा बेहतर की जा सकती है। तो ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ या फिर ये जो मॉक ड्रिल की बात हो रही है, ये जो लग रही है कि संभावना युद्ध की ही है, तो क्या ज्योतिष शास्त्र हमें हिंट दे सकता है कि ये अटकल है, कि ये ऐसा कुछ होने वाला है? प्लीज मैम, आप, ये विषय आपका है, आप प्लीज एक्सप्लेन करें हमें और हमारे दर्शकों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप ऐसा अच्छा मौका दे रहे हैं। और मैं बहुत वापस से एक धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी मिले और फीडबैक भी मिलता है, प्रोत्साहित करता है। सो मेरे लिए तो बहुत ही एक इंस्पिरेशन सा हो गया कि चलो अब मुझे और भी पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और आपके आज के सवाल तो बहुत ही मैं बोलती हूँ बहुत ही आज मतलब आज की स्थिति के अनुकूल हैं। और जैसे मैंने पिछली बार कहा कि
बहुत अच्छे जानकार ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष आचार्य हैं, तो मैं उनके कहीं नज़दीक भी नहीं हूँ, बट क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा पैशन है जिसको मैं बहुत ही मतलब बहुत दिल से इसको मैं फॉलो करती हूँ, तो जो मैंने जहाँ तक जो समझ रही हूँ, जो समझा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। एंड सबको ये कहना चाहूंगी कि अगेन बहुत क्षमा अगर मेरे से कहीं कोई त्रुटि हो जाए, हो सकता है कहीं कुछ मैं बात कहूँ उसमें अगर कहीं कुछ ठीक ना हो तो फीडबैक इज वेलकम। मतलब ये ना समझा जाए कि मैं एन अथॉरिटी से बोल रही हूँ और वही है द एंड वन, बिकॉज मेरे से भी मैं भी सीख रही हूँ, आई विल से दैट वे। नाउ आपकी बात पर आते हुए कि ज्योग्राफिकली क्या भी हम ज्योतिष से रिलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, राष्ट्र करते हैं, अपने देश को करते हैं। और भारत के लिए तो मैं कहूंगी कि बहुत ही मैं तो इसको बहुत अच्छा समय मानूंगी। बहुत कुछ हो रहा है, बट ये अगर आप भारत की राशि देखा जाए तो भारत की जो कुंडली बनी है उसके हिसाब से, अगेन मैं इसमें कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, पर जितने जो बने हैं, जो लोग जिस पे मंथन करते हैं, तो हमारा जो पहला 65-70 साल था ना, वो अगर कुंडली राशि और इससे देखा जाए तो वो मतलब आसान नहीं था। हमें मतलब स्थापित करने में अपने आप को समय लगना था। और आप देखिए ना उसकी शुरुआत ही कैसे हुई, कमजोर कड़ी से हुई। तो वो था, तो मैं उस पास्ट में नहीं जाऊंगी, बहुत आप बहुत इंटरनेट पे सुनेंगे, ज्यादा जानकार लोग बताते हैं। पर ये जो आपने कहा ना कोविड हुआ, मैं उस बात से पकड़ूंगी कि कोविड जो साल से हुआ, तो 2018-19 से भारत में बहुत बदलाव मतलब हमारी राशि के अनुसार एक राष्ट्र के हिसाब से बहुत बदलाव आने लगे। और उसके कारण ये था कि हमारी दशा में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। तो 2000 जैसे महादशा होती है और फिर उसके अंदर अंतरदशाएं होती हैं। तो चंद्रमा की महादशा शुरू हुई 2015 से, और चंद्रमा की महादशा 2015 से एक आई वुड से एक माइलस्टोन चेंज था। तो आप देखिए, पहले इररेस्पेक्टिव कि मैं बीजेपी हूं या नहीं हूं, बट द फैक्ट इज कि सत्ता का बदलाव हुआ 2015 से, ठीक है। तो सत्ता का चेंज बदलाव हुआ और ये 10 साल तक था, जो ये खत्म हो रहा है 2025 में। ये एक फाउंडेशन था फॉर ए न्यू स्टार्ट, फॉर अ न्यू ईरा जो कहते हैं, ठीक है। ये बदलते रहते हैं। फिर अब 2025 से मंगल की महादशा शुरू हो रही है जो 2032 तक चलेगी। अगर आप आजकल किसी भी ज्योतिष से बात करेंगे, उसके लिए मतलब बहुत ही जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है, वो हर ज्योतिष यही कह रहा है कि एक गुरु का गोचर जो हो रहा है वो बहुत बदलाव लेकर आने वाला है। अब गुरु तो हर साल बदलते हैं, 1 साल का गोचर होता है उनका, जिसमें वो बढ़ते हैं, फिर वक्री होते हैं और फिर आगे जाते हैं। और ये अराउंड 364 ऐसा कुछ, मतलब 1 साल के करीब होता है ये, थोड़ा ऊपर नीचे। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों अलग है इस साल? क्योंकि इस साल से लेकर अगले 8 साल तक जो गुरु का गोचर माना जा रहा है उसको कहते हैं अतिचारी गुरु। चर मतलब चलना, मूवमेंट, एंड अति मीन्स हद से ज्यादा। तो हाँ, तो सुपर फास्ट गुरु, अतिचारी गुरु। अब ये सुनने को बहुत अजीब लगेगा कि सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट अपनी स्पीड से ही चलता है, वो फास्ट और स्लो नहीं हो सकता है, नहीं तो सोलर सिस्टम ही बदल जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर हम देखें या एस्ट्रोनॉमिकली देखें, तो हर प्लैनेट का जो ऑर्बिटल पाथ होता है वो राउंड सर्कुलर नहीं होता है, वो एलिप्टिकल होता है। एंड यूजुअली एलिप्टिकल होके भी वो सेंटर नहीं होता है। कोई वन एलिप्टिक इज नियर द सन, थोड़ा सा टिल्ट होता है, राइट, इट इज क्लोजर। तो क्या होता है, जब भी कोई बड़ा प्लैनेट जो आउटर रिंग्स वाले प्लैनेट है, वो जब उनका ये एलिप्टिक पाथ प्रोनाउंस्ड हो जाता है, ज्यादा दिखता है, तो जैसे ये ऐसे जाते हैं, और जब ये आप देखिए जो एलिप्टिक का जो साइड होगा, जो 2 साइड होगा, 2 साइड बड़ा डायमीटर होगा और 2 साइड छोटा डायमीटर होगा, राइट। तो और एक साइड का डायमीटर सन से नजदीक वाला होगा।
तो जब गुरु इस डायमीटर पे आते हैं, सन से भी सूर्य के नजदीक होते हैं, इनको अतिचारी गुरु कहा जाता है। कैसे? पृथ्वी से जब उनको देखा जाए, उनकी दृष्टि, तो लगता है कि वो उनके पीछे जो जोडियाक बेल्ट है, जो नक्षत्रों का पैनल है, उस पे वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, और वो रहेंगे 1 साल ही इस राशि में भी। लेकिन नॉर्मल जो एक राशि में चल के फिर पृथ्वी से वो दिखता है कि वो पीछे की राशि में गए, तो 3-4 महीने वहां रह के वो फिर आते हैं। तो इसको हम 1 साल कहते हैं गुरु का। और गुरु ऐसा ग्रह है जिनके कारण आपको पता है सूर्य अपने इलिप्टिक पाथ पे वो झटका खाते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इट वॉबल्स ऑन इट्स पाथ। ओनली जुपिटर कैन इन्फ्लुएंस दैट, मतलब इसका काइनेटिक इफेक्ट कितना होता है। अब होता क्या है, अब अतिचारी गुरु मतलब सूर्य के नजदीक, पृथ्वी भी नजदीक। तो अगर वो सूर्य को अगर झटका दे सकते हैं, तो मतलब पृथ्वी के कोर में भी काफी उथल पुथल होगा। एंड व्हाट इज उथल पुथल? उथल पुथल इज शेकिंग द नॉर्मल, राइट। और वो हमारे द वर्ल्ड इज अबाउट, दुनिया जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, राइट, दैट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को जब चेंज करेंगे तो हमारी आत्मा क्या है, आवर सोल इज इक्वल टू सन, वी आर माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म। तो वो हर इंसान में वही एक्सपीरियंस होगा जो सूर्य पे हो रहा है, जो आउटर प्लैनेट्स पे हो रहा है। तो ये हमारे कर्म एक्सपेडाइट कराएंगे, रिजल्ट्स जल्दी देंगे। मैं अभी डिटेल में बताऊंगी क्या क्या होगा, पर ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ये चेंज करने आ रहे हैं, और ये 8 साल रहने वाले हैं। और आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी कि ये पास्ट में अतिचारी हुए हैं, लेकिन 8 साल लगातार अतिचारी ये महाभारत के समय हुए थे। और उसका भीष्म पर्व में वेद व्यास के बड़े अच्छे श्लोक हैं, विच इज इतना इंटरेस्टिंग। आज की पीढ़ी को ये जरूर सुनना चाहिए कि हम कहते हैं साइंस एडवांस हुआ, पर उसमें वेद व्यास एग्जैक्टली बता रहे हैं कि कौन सी राशि में कौन सी ग्रह हैं, गुरु अतिचारी हैं, और इस कारण क्या क्या असर हो रहा है। और यही ग्रह के जो डिस्क्रिप्शंस है ना, विश्लेषण है, जिसके कारण हम इसको माइथोलॉजी नहीं कहते हैं, बिकॉज कोई भी दूसरा आप कोई भी जो ओल्ड कोई भी व्याख्यान है उसमें कभी रिलेट नहीं किया गया है कि आज ग्रहण था, कल पूर्णिमा था। इट इज ओनली इन तरह के जो स्क्रिप्चर्स है उसमें कहा गया है, एंड दैट इज वाई इसकी ऑथेंटिसिटी तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और वो एग्जैक्ट टाइम वो बताते हैं। तो कलयुग जो है, काली युग, वो आई थिंक 3102 बीसी में शुरुआत हुई थी। 3102 बीसी जब और कृष्ण डिपार्टेड, उनका जब भी वो देहांत हुआ, जो भी वो मारने से हुआ, वो कहते हैं कि उसके बाद 36 इयर्स पांडव रहे, और 37वें साल वो हिमालय की तरफ चले गए। तो अगर आप 3102 को माइनस कीजिए तो 3067 शायद आता है। आई मीन आई कुड बी लिटिल रॉन्ग हियर एंड देयर। एंड महाभारत का वर्णन जो वॉर है वो उसी समय का, युद्ध है वो उसी समय का है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये मतलब इफ यू गो बैक इट ऑल मैचेस। एंड हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये पूरा सिस्टम चेंज करेगा। अब मैं कोविड से क्यों रिलेट कर रही हूँ, गुरु अतिचारी होते रहते हैं। तो ये 2019 में भी अतिचारी हुए थे, एंड 20 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हुआ था। वो हुआ था प्लूटो, सैटर्न और गुरु का, थोड़े समय के लिए। बट वहीं से ये बात शुरू हुई थी कि ये काफी चेंज लाने वाला है। सो इनफैक्ट 2019 के अक्टूबर में जो गुरु का चेंज हुआ था, गुरु ग्रह का, मैं आपको एग्जैक्ट, आई मीन कभी और हम कोई और एपिसोड में बात कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट डेट्स अगर आप सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि सारे ज्योतिष उस समय पे एक ही बात कह रहे थे, अलग अलग तरीके से कह रहे थे कि 3rd वर्ल्ड वॉर होगा 2020 में। अब युद्ध ही हुआ ना, इन अ वे इट वाज अ केमिकल, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर। इट वाज, क्या बोलते हैं इसको, या बायोलॉजिकल वॉर हुआ, राइट, वॉर। हाँ, वॉर। तो बोला सबने था, अब प्रिडिक्शन सबकी थी,
एंड मैंने ना जाके कोरिलेट किया, तो अभी चाइना से भी वो डेट्स एग्जैक्ट नहीं आए, बट आप देखिए एक कुछ कुछ डेट्स आए थे कि किस दिन सपोजिडली वो लीक हुआ था, वो ट्यूब टूटा था और उसमें से वो वायरस लीक हुआ था। मुझे याद है वो 5 अक्टूबर या ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली उसी दिन जो डेट वो बताया गया है, उसी दिन गुरु का गोचर हुआ था। फिर गुरु जब वक्री हुए थे तो उनके कुछ नेक्स्ट हुआ था, जब फिर उन्होंने वो साइंटिस्ट को भी वो पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ, वैज्ञानिक को उन्होंने दे से कि दे ही वाज किल्ड और व्हाटएवर बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। बट उसके बाद से जब मैंने फॉलो करना शुरू किया ना, तो प्रिडिक्शन सारे मैच हुए, तरीका अलग था या उसका इंटरप्रिटेशन अलग था। तो वहीं से शुरुआत हुई इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, या एक चेंज 15 से भारत के लिए शुरू हुआ। और ये जो मैं चेंज बोल रही हूँ भारत सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। दिस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड। तो ये बट हर हम अपनी देश के हिसाब से स्पेसिफिक बात करें तो हमारे लिए अच्छा है। बट अब यहाँ मैं पॉज लूंगी और आपसे सुनना चाहूंगी द होल दिस पूरा चारों युगों का आप क्या समझते हैं इसके पूरे कैलकुलेशन को, जैसे भागवत पुराण में जैसे कहा गया है, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत एक्यूरेट मुझे लगती हैं, मैचिंग विद द मॉडर्न साइंस जो कहता है अबाउट आवर लाइफ साइकिल ऑफ द यूनिवर्स। जो पहला मेरा कमेंट होगा उसमें ये है कि 4,32,000 साल जैसी संख्या महाभारत में है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात। वहां पर वहां पर जो श्लोक आता है उसके अर्थ में दिव्य वर्ष आते हैं। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, दिव्य वर्ष। अब वो देवताओं के वर्ष हैं या कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 4,32,000 जो संख्या है वो नहीं है महाभारत में। ओके। पहली बात। और दूसरी बात, हमें वो संख्या की रिक्वायरमेंट भी कब पड़ेगी, जब हम रामायण की बात करेंगे, राइट? क्योंकि मुझे पूरे द्वापर युग को ट्रैवल करके त्रेता युग में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ट्रांजिशन है, मतलब अभी द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग आया है, तो ये स्टार्टिंग फेज ऑफ कलयुग है। तो चाहे 4,32,000 साल है चाहे नहीं है, तो भी बीतने का जो समय है वो हमें पता है, राइट? कि अभी ये बीता है। ठीक है, तो युगों का जो साइज है उस पे मैं कमेंट नहीं देना चाहूंगा कि कितना बड़ा वो है, लेकिन इतना क्लियर है कि आर्यभट्ट ने जो बेसिकली डेटिंग की वो कॉन्टेम्प्ररी रहे। महाभारत उनके लिए ज्यादा अ, हम कहते हैं कि सामने है वो उनका, है ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राचीन हो गई। करेक्ट। दूसरी, जो हड़प्पा है, अभी इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ी गई, तो पिछले सेशन में हमने यज्ञ देवन जी से हमने बात की, तो मैंने पूछा कि ये सारे सिंबल एक कहानी क्या कहते हैं, मतलब आप टुकड़ों में यू कैन डिसाइफर कि ये पशुपतिनाथ है, यहाँ हम्म। पर ये लेडी है, यहाँ बैंगल है, यहाँ पर कोई सिक्कों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई घड़े की पॉट की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, राखी गढ़ी है, रथों की बात हो रही है, लेकिन ये पूरी कहानी, इसकी एक कोई सिविलाइजेशनल स्टोरी अगर हम बोले तो ये पूरी कहानी कहाँ मिलती है? तो उन्होंने कहा कि ये जो शिव जी के बारे में ये जो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है, इसमें जो जानवरों का डिपिक्शन है, ये एक श्लोक से आता है, और ये श्लोक महाभारत में मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये पूरी कहानी जो है, पूरे जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, ये सारे के सारे महाभारत में मिलते हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि पुराणिक एविडेंस भी मिलते हैं, पुराण के। तो ये जो हम टाइमलाइन बात करते हैं, वेद पहले आए, पुराण आए, फिर पोस्ट वैदिक एज है, ऐसे ऐसे ऐसे, बोले इसका कोई सेंस नहीं है, राइट? तो तो अब ये हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को 5,000 साल पहले, और फिर हम यहाँ पर 3,100 बीसी जब हम बोल रहे हैं महाभारत का काल है, राइट? तो लगभग ये 5,000 के आसपास आ रहा है। दूसरी जो डेटिंग है, जैसे नीलेश ओक जी हैं या फिर कोई और भी कर रहा है, तो 7,000 तक वो जाता है। तो मतलब वो कॉन्टेम्प्ररी 5,000 से 7,000 की ही बात है, जो भी घटना हुई है इसी दौरान हुई है। ठीक है, और फिर युग पे मैंने कहा कि 4,32,000 पे तो कोई बात ही नहीं है, महाभारत में ऐसी कोई बात नहीं है, पुराण में हुई है। और अलग अलग पुराण को आप पकड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंसेस है। तो उससे क्या साबित होता है? डिफरेंसेस होने से साबित ये होता है कि मुझे अब तर्कशास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा कई बातों को। वो बातें अब सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बातें अकाट्य हो, गलतियां हो सकती है, राइट? क्योंकि आप
आप एक विषय के एक्सपर्ट हो सकते हैं, दूसरे के नहीं भी हो सकते हैं। मैथमेटिक्स की कोई नंबर की एरर हुई है, और वो हुई है क्योंकि ये विद इन पुराण भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कि प्रथम दिन कलयुग का कब है, इस पे भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो युग मने क्या? युग कोई एक पार्टिकुलर नंबर है, या हम बात करते हैं कि किसी पुराने दोस्त से भी मिलते हैं तो कहते हैं कि आ, तुमसे तो मिले हुए युग हो गए, सदियां बीत गई, हाँ सदी बीत गई। तो हम एक अलंकार के रूप में प्रयोग करते हैं, राइट? ठीक है, तो युग शब्द एक ड्यूरेशन को बताता है। इट्स नॉट सिंगल नंबर, इट्स नॉट दर्जन, एक डजन इज 12। इट्स युग के बारे में ऐसा नहीं है। युग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रूप में प्रयोग होता है। तो जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, जब ग्रहों और तारों की बात करेंगे, तो वो दूरियां भी लंबी हैं, और वहां समय का अंतराल भी हम लंबे लंबे बात करेंगे। वो करोड़ों साल पे आप जाएंगे बहुत आराम से, हजारों साल, लाखों साल। लेकिन जब ये चीजें मनुष्य पर लागू होगी, तो ये टाइमलाइन इतना बड़ा नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैथमेटिक्स में ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट होता है। ऑर्डर मतलब, अगर किसी मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, तो पनिशमेंट उसकी 12 से 14 वर्ष की लगेगी। ठीक है, लेकिन किसी मनुष्य की आयु अगर 10,000 वर्ष है, हाइपोथेटिकल भी हम बात करें, तो 12 वर्ष उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो 100 वर्ष में कुछ एक दिन जैसा होगा, राइट? मतलब आप समझ रहे हैं? तो कथाओं में क्या रहती है कि राजा दशरथ ने इतने हजार साल तक शासन किया, इतने हजारों साल तक किया। ठीक है, और भगवान राम ने भी इतने हजारों साल तक शासन किया। फिर आयुर्वेद में जब जाते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि सतयुग में 400 वर्ष, द्वापर में 300 वर्ष की आयु होती है, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष की आयु होती है, और कलयुग में 100 वर्ष की आयु होती है। नाउ आयुर्वेद इज राइट वेरी मच साइंटिफिक इन नेचर। तो वहां पर जो एज का नंबर है, वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि 400, 300, 200 और 100। ठीक है, तो इसका मतलब जो हजारों साल की बात है कि 12,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, या 10,000 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उसमें वनवास में 14 वर्ष का ही मिला, तो वो पनिशमेंट नहीं होगा 10,000 साल में, राइट? पनिशमेंट 1,400 वर्ष होगा, तब वो पनिशमेंट कहलाएगा 10,000 साल में। तो इसको हम ऑर्डर बोलते हैं मैथमेटिक्स में, कि किसी रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होता है, उससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो चीज क्या है। तो डिफरेंसेस विद इन पुराण है, डिफरेंसेस मैच नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं लगते कि 10,000 साल तक कोई शासन कर रहा है। फिर मैं बोल रहा हूं कि युग का एक पार्टिकुलर नंबर नहीं आप कर सकते। फिर मैं बोल रहा हूं कि सूर्य सिद्धांत, कोई विज्ञान जो एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, उसको आप आयुर्वेद और मनुष्य के एज और टाइमलाइन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है, डिस्क्रिपेंसी है, यहां पर गुंजाइश है, कहीं कंफ्यूजन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इसको लोग क्यों नहीं डिफाई करते, इसको भी मैं एक बार बता दूं। क्योंकि ट्रेडिशंस और पुराण में अगर कुछ आपने बदलाव की बात की, तो उनका कहना है कि यदि आपने बदलना प्रारंभ किया, तो आप रुकोगे कहां पे? ठीक है, तो परंपराएं बचती नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग, आपने अगर कुछ बदल दिया, तो फिर कई बदलाव होंगे, तो मर्यादा निर्धारित नहीं होती कि कहां पर आप रुकोगे। तो क्या कहा जाता है कि इसको एज इट इज रखा जाए, इसको ना बदला जाए, इसको हम उसको चाहरलग बत्ती से कंसिडर करते हैं, राइट? बट जब मैंने आपसे सुना कि राहु जो है, आपने कहा था 1,200 वर्ष की वो कंप्लीट करता है, तो मैं आपको एग्जैक्टली exactly बता दूं कि दिव्य वर्ष जो है कलयुग का, महाभारत कहता है कि वो 1,200 साल का है। ठीक है, और मैं एक और इंटरप्रिटेशन दिव्य का शब्द का अर्थ में बता दूं। दिव्य का अर्थ होगा, दिव्य मतलब कौन होता है? जो प्रत्यक्ष देवता है, जो दिव्य है, राइट? प्रकाश है जिसमें। तो करेक्ट। टाइम क्या होती है? रिलेटिव है, राइट? पृथ्वी के संदर्भ में समय अलग होगा, सूर्य के संदर्भ में अलग होगा, और अंतरिक्ष के केंद्र के संदर्भ में अलग होगा। तो जब शिव तत्व की बात होगी, तो सूर्य का, ब्रह्मांड का वो केंद्र है, तो वहां से टाइमलाइन अलग होगा। जब दिव्य की बात होगी, तो देवताओं के परस्पेक्टिव में, जो हम प्रत्यक्ष देवता सूर्य के रेफरेंस में जो टाइम होगा, और पृथ्वी के रेफरेंस में टाइम होगा। ठीक है, तो यहां पर मैथमेटिक्स या टाइमलाइन इतना सिंपल नहीं है कि यू कैन सिंपली असाइन कि देखो इसको 360 बोल दो, इसको ये बोल दो। ये यही मेन कंफ्यूजन है। ओके, तो यहां पर दिव्य वर्ष अगर हम कंसिडर करें महाभारत के अनुसार, तो वो 1,200 वर्षों का है कलयुग।
अब इसको कई लोग 1.08 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे 108 नंबर आता है। वो 108 नंबर जो कहाँ से आता है, ठीक है? पृथ्वी के रेफरेंस में उसी टाइम को अगर हम कंसीडर करें तो 1.08 से मल्टीप्लाई करने पे वो 1296 आता है। इसको ही आप दुगना कर दो, जैसे आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग 1200। आपने कहा, हाँ हाँ। ठीक है? तो 1200 दूनी 2400, और आप 96 को आप दोगुना कर दो तो 2500 2600 2500। वर्ष का जो पूरा है, राइट? और इसी का 10 गुना है 26,000 साल, ठीक है? तो 26,000 साल में सभी चीजें रिपीट हो जाती है। यही प्रिसेशन जो हम बोलते हैं, जो आपने कहा पृथ्वी जो है टिल्टेड अभी 23.5 डिग्री पे है, राइट? ये भी, ये लट्टू जो हम नचाते हैं, तो ये लट्टू की तरह ये पूरा 360 डिग्री भी ये कवर करेगी, और वो सूर्य का भी चक्कर लगे, तो ये पूरी कहानी 26,000 साल में समाप्त हो जाती है। और करेक्ट। कलयुग को हमने कहा 2600 साल। तो मैंने एक अलग, इसको मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि सही या गलत है, मैं बस ये एक एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन या पॉइंट ऑफ क्लैरिटी या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एक है कि आपको समझना है कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। कि एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, ये वेद में ही लिखा हुआ है, सत्य एक ही है, उसको विद्वान जन अलग अलग ढंग से कहते हैं। तो कई लोग, ठीक है, नीलेश ओक जी के भी कहते हैं कि टाइमलाइन में एरर है या सब में, लेकिन उनकी एक लॉजिक बड़ी सही है कि आप ओशियन की जो है क्लाइमेटोलॉजी जो है, सिस्मोग्राफी है, समुद्र तल कितना बड़ा होगा, द्वारिका उतने में डूब जानी चाहिए महाभारत जब समाप्त हुई। नदियां जो सूखने की बात होती है, नदियों का जो साइज बदलता है, जो ऋग्वेद में बहुत विशाल है, और महाभारत आते आते कहते हैं कि कहीं दिख रही है और कहीं नहीं दिख रही है, मतलब वो लुप्त होती जा रही है। तो आप ज्योतिष को, गणितीय ज्योतिष को, महाभारत के संदर्भों को, और साइंटिफिक जितने एविडेंस हैं, मौसम में क्या परिवर्तन हुए, या फिर ये जो एक्स क्रोमोसोम की बात होती है कि अक्षौणी सेना जो मरी, महाभारत में पुरुषों की ही हत्या हुई है। इतने जो करेक्ट। पुरुष मरे हैं, तो जो क्रोमोसोम है, हाँ, तो पूरी पृथ्वी से हम कहते हैं कि वो क्रोमोसोम जो है उसकी डिफिशियंसी, मतलब वो अचानक से डिप कर जाता है, घट जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि सही या गलत का जो है, अगर हम अलग अलग दृष्टि से देखें, वो एक ही दिशा में अगर जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि दैट्स अ प्रमाण, राइट? वो हाँ। और इसमें कहा गया है कलयुग में कि शुरुआत 100 साल से होगी और अंत का जो चौथा चरण होगा कलयुग का, भटयुग, उसमें इंसानी आयु 10 साल की ही रह जाएगी। इसका कारण भी ये बताया गया है कि द नंबर ऑफ सोल्स इन दिस वर्ल्ड आर प्री डिटर्मिन्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ये सब मतलब एक फिक्स्ड स्टेट में आए। फर्क ये रहा, एस्ट्रोलॉजिकली हम ऐसा देखते हैं कि पहले इंसान क्यों कम होते थे, एक मिनट, हाँ, पहले इंसान क्यों कम होते थे, क्योंकि पहले जानवर ज्यादा थे, पेड़ पौधे ज्यादा थे। तो एज विद टाइम, जैसे जैसे अदर लाइफ्स विल पेरिश, ह्यूमन लाइफ्स विल इंक्रीज। और आप देखिए वही हो रहा है ना, कितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? सो ह्यूमन बॉडी इंक्रीज। तो भागवत पुराण में जब पढ़िए ना, बड़ा डरावना सा है कि एक समय आएगा कि इंसान इंसान को खाएगा, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं होगा। एंड लाइफ साइकिल क्यों 10 साल होगा? क्योंकि आपकी वैसे ही फ्रॉम योर मेटाफिजिकल एवोल्यूशन आप उस लायक, आपकी आप बहुत लोअर लेवल पे चले जाओगे। प्लस रिसाइकलिंग बहुत जल्दी जल्दी होगा। एंड उसमें काफी कुछ लिखा गया है कि रिलेशनशिप का कोई नाम ही नहीं रह जाएगा। एंड इनफैक्ट धर्म 10,000 साल तक फिर भी रहेगा। अभी हम 5,000 साल पर हैं। इट इज सेड दैट 10,000 years ऑफ कलयुग में धर्म का ट्रेस होगा, उसके बाद से धर्म का पूरा विनाश होगा। सो और फिर प्रलय होगा एक्सेट्रा। सो तो ये जो 8 साल जो है, इसमें गुरु जो जो जिस तरह की चेंजेस लेकर आएगा, तो शासन, धर्म और शिक्षा में असामान्य घटना है। ये गोचर एक्चुअली धर्म को जन्म देता है, लेकिन एक चुनौती के बाद, क्योंकि बिना चुनौती से कोई विश्व व्यवस्था बदलती नहीं है, राइट? तो ये उसकी शुरुआत है। मैंने कहा इससे न्यायिक प्रणाली में पूरा बदलाव आएगा। मतलब
काफी आप मतलब आज जो शायद हम देख रहे हैं बहुत कुछ बदल गया होगा। तेजी से तकनीकी और आध्यात्मिक परिवर्तन दोनों होगा। शासन, धर्म, शिक्षा में असामान्य घटनाएं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के चेंजेस आएंगे। जहां भी बृहस्पति गुरु प्रभावित जो चीज होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फाइनेंस होता है, गोल्ड होता है, ये सब में असामान्य वृद्धि। तो एक चीज आप देखेंगे कि अ, सोना चांदी में का तीव्रता से अब सब कुछ इसके मतलब वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी इनके। इवन जनरल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लोग इसको इस पे ज्यादा ध्यान देंगे कि आप ना ये बहुत सोचने में अजीब लग रहा होगा कि लोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट जाएंगे, पर एक बदलाव आएगा जो बहुत पहले होता था कि सोना रखना चाहिए, इस तरह की चीजें रखनी चाहिए। ये चेंज ये हमें देखने को मिलेगा। काफी स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या व्यवधान, उससे व्यवधान भी उत्पन्न करेगा, पर बहुत इसका फल होगा। उसके बाद हम और कौन सी क्षेत्र में हम देखेंगे इसको, तो शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप देखेंगे कि पूरा एजुकेशन सिस्टम, मतलब आप इतना चेंज हो जाएगा। और राहु कलयुग है, तो साथ साथ में राहु भी है, तो ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत जुड़ जाएगा सब चीज। तो वो आपने कोविड के बाद से जो हमारा रिमोट वर्किंग हुआ और रिमोट स्टडी हुआ, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो इसका पहला स्टेप था। अब इट विल टेक अ नेक्स्ट लेवल। तो जो ये जो एआई आया है ना, आप देखेंगे ये इसका अभी बहुत बहुत तीव्रता से ये आगे बढ़ेगा। मतलब थिंग्स इन नॉर्मल ऑफिसेस, पीपल्स लाइफ, आपके रोज काम करने के इसमें, काम करने के तरीके में, तौर तरीके में, ये पूरा आपको मतलब हर तरीके से ये चेंज कर देगा। और इसको कहते हैं कि इसमें ना आपको मतलब ओवरऑल सरकार व्यवस्था, हर प्रणालियों में शक्ति, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में हर जगह आपको इसका चेंज दिखेगा। लेकिन कोई भी चेंज कभी भी इजी नहीं होता है। तो आप देखेंगे रिएक्शंस होंगे, कहीं पे कोई चीज की मतलब उसकी प्रोटेस्ट किया जाएगा, ये नहीं है। लेकिन ये कुछ भी हो जाए, ये चेंज तो लेकर आएगा। और सबसे बड़ी चीज इसका क्या है, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मतलब ये मैं इसलिए स्माइल कर रही हूँ कि हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत में फिर से क्या बोलते हैं, रिलीजन टूरिज्म बढ़ेगा। तो रिलीजन टूरिज्म विल बी द टॉप रेवेन्यू जनरेटर। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये शुरुआत है। ये आप देखेंगे ये बहुत, क्योंकि गुरु धर्म है। एंड मैं बार बार ये डिस्क्लेमर दूंगी कि हम अपने धर्म को देखते हैं, पर जहां भी आई विल बी अनबायस्ड कि धर्म जो भी है, जहां भी जो सत्व होगा, जहां उस धर्म की सात्विकता होगी, वो तो बढ़ेगा, जगहों का पुनर्निर्माण होगा, पीपल विल, हमारी बिलीफ सिस्टम्स बहुत चेंज होंगे। तो आप देखिए कोविड में सबसे बड़ा चेंज क्या आया, हर आदमी ये सोचने लगा, अरे हम हल्दी अच्छा होता था खाना। आप देखिए स्टारबक्स में जो टी है करक्यूमिन, और वो जो गोल्ड कॉफी या मिल्क बोलते हैं, उसमें क्या है, हल्दी डालते हैं। कि कभी हमने सोचा था कि स्टारबक्स में ये मिलेगा, बट आज अमेरिका में घी प्रचारित किया जा रहा है। आई मीन दे आर ऑल टुवर्ड्स घी। तो कोविड से जो शुरुआत थी वो ये अभी ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो हमारे कोर जो है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है, जो हमारी एंशियंट तौर तरीके रहे हैं, उसको शायद हम मॉडर्न तरीके से उसको यूज करें, या एप्लीकेशन उसका चेंज हो जाए थोड़ा। लेकिन ये सारी चीजें बढ़ेंगी, युवा पीढ़ी में, बच्चों में, सब में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप देखिए योग, अल्टीमेटली योगा एक समय पे हम योग तो खत्म ही हो गया था, बट ये एक अलग मंजिल इसके लिए, मतलब एक अलग लेवल पे ले जाएगा। योग है या इस तरह से जुड़े हुए हर तरह के जो शास्त्र हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे ही देखिए, मैं कितना पढ़ रही हूँ इसके बारे में, और मैं ही नहीं, मैं और भी लाइक माइंडेड लोगों से मिलती हूँ। इनफैक्ट आप यूल बी सरप्राइज, मैंने अभी किसी के साथ एक डिस्कशन किया, और हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में
वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन मुद्रास कि कुछ नहीं है, आप चेयर पे बैठे हो तो कम से कम मुद्रा तो करो। अब मुद्रा करने के लिए मुझे उनको समझाना पड़ा कि पंचभूत है, क्या है, ये कैसा होगा। तो लुक हाउ द रिवाइवल इज हैपनिंग। बट ये हो रहा है कि एक एसी ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ इंसान कर रहा है, जो कुछ 100 सालों, कुछ 1000-2000 साल पहले लोग कहीं और जमीन पे बैठ के चिन्ह मुद्रा में करते थे। बट रिवाइवल तो होगा। तो ये इस चीज की बड़ी बहुत विद लॉट ऑफ स्पीड we will see revival of all our ancient practices, and again I repeat, dharma to reestablish. अच्छा, इसके साथ मैं बताती हूँ, ये अकेले नहीं है। अब क्या होता है, नॉर्मली जो नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो है, उसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम उसको लेते ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि वो इतने लंबे गोचर होता है उनका, 165 साल, 74 साल, तो वी डोंट कंसिडर कि एक लाइफ लाइन तो रहता ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे अब भौगोलिक तौर पे हम देखा जाता है, राइट, व्हेन वी सी इट इन ज्योग्राफिकल वे, देन दे मेक अ लॉट ऑफ, दे मीन अ लॉट। तो उस नजरिए से देखा जाए तो सैटर्न प्लूटो कंजंक्शन पीक हुआ था जनवरी 2020, और वहीं से मैं कहती हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर का डर जो चालू हुआ, जो अल्टीमेटली कोविड हुआ, और ये 2021 में तो चरम सीमा पे पहुंच गया था, और यहीं पे हमने ग्लोबल टर्निंग पॉइंट देखा। आप देखिए, जनवरी के 2020 में मकर राशि में शनि और प्लूटो की युति चरम पर थी, और इसने वैश्विक मोड़ को मतलब चिन्हित किया उस समय पे, राइट, दुनिया को गहन सोच में डाला, हमारे कार्मिक तरीकों को नया रूप दिया। ये कोविड नहीं होता तो कभी नहीं हो सकता था। अच्छा, इसका आप और भी देखिए, पहले भी तो आया था, जैसे पहले आप देखिए तो क्या बोलते हैं ना, अर्ली 1900s में और एक हैजा हुआ था, नहीं, कॉलेरा हुआ था, प्लस और एक दो बीमारियां आई थी जो, पर उसमें इस तरह का रिवाइवल तो नहीं हुआ, राइट। लेकिन ये जो अभी हुआ, अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, जैसे पुरानी विश्वास प्रणालियों को ध्वस्त कर देता है। पुरानी मतलब हमारे लिए जो भी जो पुराने हैं, और बहुत ही आध्यात्मिक सत्य की तरफ लोगों को इट धकेलता है, इट फोर्सेस टू डू दैट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इट दैट। अच्छा, इसको अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो सैटर्न रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध, और प्लूटो विनाश है, डिस्ट्रक्शन। प्लूटो एज ए प्लैनेट भी आप पढ़िए तो काफी डरावना होता है। तो प्रतिबंध प्लस विनाश इज इक्वल टू परिवर्तन, करेक्ट। तो ये परिवर्तन का समय है, और ये जो 2020 का कंजंक्शन शुरू हुआ, ये 33 से 38 साल का एक कार्मिक साइकिल है, ग्लोबल, और ये ग्लोबल है, विच विल चेंज पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप मतलब आप सोचिए कि एक ईरा खत्म हुआ और दूसरा, इट इज स्टार्ट ऑफ अ कार्मिक रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। तो सरकारों में, व्यवस्था प्रणालियों में, शक्ति, सामाजिक, सब में जो मैंने पहले कहा चेंज होगा। और अब ये जो गुरु जो है, ये इसको एक्सेलरेट करेगा, मतलब बहुत ही मतलब कैसे बताऊं, इट इज समटाइम्स स्कैरी, ये बहुत स्पीड में एक्सेलरेट करेगा। जैसे ये, अच्छा, ये शनि और प्लूटो का कंजंक्शन मकर में 1518 में हुआ था। आप 1518 देखिए, 1200 to 1500 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द ग्लोब। तो तभी मार्टिन लूथर का रेनेसां हुआ था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, कॉलोनियल एम्पायर शुरू हुए थे, और मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर, फेथ एंड नया ग्लोबल ऑर्डर स्थापित हुआ। और आप गवर्नमेंट सर्वेलेंस बढ़ा, चर्च की स्थापना कम हुई, निगरानी, सरकारी नियंत्रण, सेंसरशिप एक्सेट्रा बढ़ा, एक नया, अगेन आई रिपीट, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्टेड, ठीक है। और मतलब अलग तरीके से टेक्नोलॉजी उस समय का शुरू हुआ। और वहीं पे आप देखिए तो एक मीडिया का भी कहीं शुरुआत हुआ उस समय पे। आई मीन वाइल मीडिया आज अलग है, बट ये सब these were the initial starting of that time, and institutions के पुनर्गठन हुआ उस समय पे। तो प्लूटो destroys what no longer serves, जो उपयोगी नहीं होता है प्लूटो उसको नाश करता है, नष्ट करता है, और शनि अनुशासन के साथ पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करता है। दैट इज द एग्जैक्ट definition which started from 2020-21 से पीक गई है, it peaked, and अभी इसको
इसको सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग गोचर से। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है, क्योंकि ये 5000 लिटरली आई मीन महाभारत के बाद ये अभी हो रहा है, तो ये तो बहुत ही मतलब देखने वाला गोचर है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी अर्थव्यवस्था को चेंज कर देगा, स्वास्थ्य सेवा को पूरा चेंज करेगा, और शिक्षा का तो मैंने आपको बताया ही, आर्थिक सुधार लाएगा, मार्केट क्रैश होगा लेकिन बाजार में गिरावट हो, नौकरियां छूटेंगी, वैश्विक मंदी भी होगी, पर इसके बाद एक नया मॉडल कायम होगा। क्रिप्टो ऊपर नीचे हो रहा है, पर राहु है, कलयुग है, तो क्रिप्टो भी तो आगे बढ़ेगा, राहु का है, तो क्रिप्टो विल टेक फाइनली एक स्ट्रक्चर्ड रूप लेगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था भी चेंज होगी। अच्छा, ये शनि प्लूटो का कॉम्बिनेशन जो है, गुरु के अलावा जो बोल रही हूँ, ये स्थायी परिवर्तन लाते हैं, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये टेम्परेरी परिवर्तन नहीं होता है। और आपने अगेन कहा, आपने फिर से कहा, मैं फिर से आपने जो कहा उसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये सामूहिक कर्म गणना है। तो सैटर्न इज इक्वल टू कर्म और प्लूटो इज इक्वल टू सोल लेवल, अपने आत्मा के अंदर तक। ये कर्म और आत्मा को मिला के परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, और बहुत जवाबदेही लेकर आता है। एनीबडी इन दिस, अभी से जो भी चीजें बनेंगी बहुत अकाउंटेबिलिटी लाएगा, और न्याय तो लाएगा ही लाएगा, और सत्ता का दुरुपयोग भी ये बहुत तरीके से कम कराएगा। इट हैज टू गो, रीपर्पस होगा, लोगों का करियर, रिलेशनशिप्स डिफाइन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये एक मास लेवल पे चेंज करेगा। मैंने आपको भी क्या बताया कि गुरु का जो असर है वो खाली एक ग्रह पे नहीं होता है, हम भी उस ग्रह के प्राणी हैं, और एस्ट्रोलॉजी में हमें पृथ्वी तत्व कहा गया है, हमारे मटेरियल बॉडी को। तो ये हमारे अंदर भी वही उथल पुथल लेकर आएगा, इंडिविजुअली हर आदमी को सोचने पे मजबूर करेगा, हमारे उद्देश्य, हमारे करियर, हमारे हर इंसान रिश्तों का फिर से पुनर्मूल्यांकन करेगा। वील सी हाउ पीपल स्टार्ट रीवैल्यूएटिंग रिलेशनशिप्स। तो मैं तो मतलब ये आई वुड लुक एट इट वेरी एक्साइटिंगली। लोग बहुत इससे मतलब थोड़ा डरते भी हैं, बट हमने हमेशा से सुना है कि जब तक कोई चीज मुश्किल या टफ टाइम से गुजरता नहीं है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन या रेनोवेशन होता नहीं है। तो ये मतलब ये एक बहुत ही आई वुड से लुकिंग फॉरवर्ड चीज होनी चाहिए, वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मैं सबको कहूंगी समय के साथ चलो, दिस इज नॉट द टाइम टू गो अगेंस्ट टाइम। तो वी शुड गेट क्लूज, बोलते हैं ना, हमें अपने जो चीज के हमें वो एक हमें बोलते हैं ना, ईश्वर हमें एक वो इंट्यूटिव फीलिंग तो दे देता है, सेंस दे देता है कि ये मैं सही करने वाला हूं या गलत। तो ये दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स। तो ये और ये 14 मई की रात 15 मई से हो रहा है, तो हमारे देश का तो आप देख ही रहे हैं। एंड फ्रॉम आपको इसके साथ मैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। दिस अगेन मैं सबको डिस्क्लेमर दूंगी, दिस इज नॉट फ्रॉम अ पार्टी परस्पेक्टिव, मैं प्रो बीजेपी प्रो इसके नजरिए से नहीं बोल रही हूँ, बट काफी बड़े लीडर्स, अब उनकी अगर टाइम सच है, अब ये पता नहीं कितना सच होता है कितना गलत होता है, बट सम की लीडर्स जिनका लंबा समय तक अपना राज्य चलता रहा, उनकी जो भी कुंडली मैंने पढ़ी है, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम द इंटरनेट एंड पीपल, काफी हद तक टाइमिंग मैच होता है। तो उनके लाइफ साइकिल भी, उनका टाइम समय खत्म हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू बिकम इसको आप देख लीजिएगा, बट अरविंद केजरीवाल की अगर कुंडली देखा जाए तो उनकी एक लंबी 16 साल की गुरु महादशा 28 मार्च 2024 में खत्म हो गई। तो आप खुद ही देख लीजिए व्हाट ट्रांसपायर्ड आफ्टर दैट। और उनकी 19 साल की शनि महादशा शुरू हुई, विच इज प्रिडिक्टेड टू बी नॉट इन हिज फेवर। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक ईरा खत्म हो गया। एंड उनके पास मतलब अगर उनका अगर विश्लेषण किया जाए उनकी कुंडली का, तो उनका गुरु, हम अच्छे कर्म भी करके आए होते हैं फ्रॉम अ कार्मिक एस्ट्रोलॉजी, और हम तो रिवॉर्ड्स में आते हैं, और हम जो अच्छे नहीं करके आए होते हैं वो हमारे पनिशमेंट आता है। पर प्रकृति या नेचर हमें समय देता है टू फिक्स दैट।
तो उन जो 2023 में जनवरी में गुरु शनि का ट्रांजिट हुआ, एक्चुअली हुआ था 22 अप्रैल में, लेकिन वो वक्री हो गए थे। तो उससे जो गुरु रहे पूरे 2023, उनको भरपूर समय मिला टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू चेंज हिज और मेंड हिज वेज, क्योंकि शनि उनके चार्ट में 7वें स्थान पे था। 7वें स्थान पे शनि स्थान बल से ऊंच का हो जाता है, तो इट वाज स्टिल गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी। न्याय, शनि को न्याय का गुरु कहा, आई मीन न्याय का देवता कहा गया, या तो वो मौका दे रहा था कि आप मेंड योर वेज, पर हमने करा नहीं। तो देखिए इट स्टार्टेड, और वो दशा खत्म हो गई, और शनि का गोचर 29 मार्च इस साल खत्म हो गया। तो देखिए इट्स ऑल ओवर, इट्स चेंज। और इसी तरह चेंज, अगर ममता बनर्जी की कुंडली सही है, अगर व्हाट आई एम सीइंग ऑन द इंटरनेट, तो हर टाइम इज कमिंग टू एन एंड इन 2026। अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि ममता बनर्जी की कुंडली में काफी चीजें बहुत अच्छी हैं। आई मीन शी हैज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ प्रारब्ध का कर्म भी अच्छे करे हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करता रहा, ठीक है। तो हर डिक्लाइन विल नॉट बी एज प्रोबेबली बैड एज केजरीवाल, बिकॉज इनके केस में तो काफी इट वाज वेरी हम्बलिंग, बहुत तरह के कोर्ट केसेस और अलग अलग पर्सपेक्टिव हुआ, इट वाज टू बैड आई वुड से। इन हर केस इट मे नॉट गो टू दैट लेवल, पर डिक्लाइन तो है। तो अगर आप, आई डोंट नो, मैं पॉलिटिकली आई एम नॉट दैट सेवी, बट अब अगर हालात देखे जाए तो आई थिंक इट इज हेडिंग समवेयर देयर। आई मीन अगेन आई डोंट वांट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट अगेन कमिंग टू दिस, आप देखिए eras of politicians will are also changing. So this there'll be completely new set of leaders, not just here, आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, पूरा लीडरशिप माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। अगेन कमिंग बैक कि ग्लोबल व्यू में भी ये बहुत चेंज करेगा। एक चीज मैं और आपको बताना भूल गई, ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड करेंसी सिस्टम्स विल चेंज। ये आर्थिक प्रणाली को पूरा चेंज करता है। तो जो आपने देखा था, जैसे इफ यू सी अबाउट 1000-1200 साल पहले से जो चेंजेस आने चालू हुए हैं, हमारा इस्लामिक इन्वेजन चालू हुआ, आई मीन एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग, एंड वेस्ट में अपने अलग चेंजेस हुए, एंड द डॉलर का जो राइज हुआ, फिर आप देखिए जितनी जो आर्थिक संस्थाएं हैं, जितना जो ये सब वहीं से बनी, फिर they led the world, right? And treasury bonds, जो भी बोलो वहां का सब, they became the barometer of आपका financial this thing, a country's financial state. This will change. So I'm not saying which currency what will rise, पर इतना मैं आपको एकदम आश्वस्त होके कह सकती हूँ कि डॉलर आज जो है वो 8 साल बाद शायद एक अलग रूप ले चुका होगा, या न्यूअर करेंसीज would have come up. So it will be a complete change of financial institutions and global stage पे। आप जो बार बार मतलब पूछ रहे थे, yes, in a global stage the entire financial process is going to change. हम कैसे मेजर करते हैं, हम किसको क्या करते हैं, आई मीन डील करते हैं, इकोनॉमिक्स पूरा चेंज हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस विल चेंज। हमें पता नहीं क्या रहेगा, IMF रहेगा कि कुछ और रहेगा, अदर कंट्रीज विल कम अप, बट या चेंज करेगा। एंड from a direction perspective without being biased, just because मैं इंडिया में हूँ, I mean मैं इंडियन हूँ और मैं पूर्व, I'm from a east, but purely from an astrological perspective, another perspective है कि 1200-1250 साल बाद ये जो मेजर कंजंक्शंस होते हैं, इसके हिसाब से जो मेजर कुछ कंजंक्शंस हुए, मैंने एक प्लूटो और इसका बताया, 1200 साल बाद, ऑल्सो बेस्ड ऑन दी असेंशन, जो एक्सियल टिल्ट है, ये सबको कंबाइन करके देखा जाए तो इट इज टाइम फॉर ईस्ट टू राइज अगेन फ्रॉम अ डायरेक्शन परस्पेक्टिव। तो ईस्ट आप देखिए, साउथ ईस्ट एशियन मोस्ट कंट्रीज आर स्टेबल ऑन द राइज, तो आप ईस्ट को राइज देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बीइंग एन इंडियन, मैं तो कुछ मतलब ज्यादा ही आई विल हैव फेथ इन इट, बट यस, आई मीन आई थिंक हमारा ट्रेजेक्ट्री तो है, भले वी हैव चैलेंजेस, बट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ इन ऑल पर्सपेक्टिव है। we Bharat could be in a situation to take leading decisions. It could make decisive decisions because it could be in that position, जो पश्चिम में ज्यादा था आज से, जो शुरू हुआ। So there is a change, world order change from that, so अगर दिशा के हिसाब से भी देखा जाए तो। ओके ओके
तो आई थिंक अंकित शाह जी का भी जो प्रिडिक्शन है कि डी डॉलराइजेशन बेसिकली करेंसी का, अभी डॉलर बेस्ड जो फाइनेंसेस है वो मल्टी, मतलब यूनिपोलर जो था ये, कि एक डॉलर ही डिसाइड करता था। अब ये उससे पहले पाउंड्स, उससे पहले पाउंड्स थे। अभी जैसे हमने रशिया से जो ऑयल परचेज किया था, राइट, मतलब अपने म्यूचुअल अपने करेंसीज में हमने डील की, इसमें डॉलर को हमने एकदम बाहर ही निकाल दिया, राइट। और जहां से वो पूरा गुस्सा जो है इंडिया पे भी आया, यस। जो, राइट। सो करेंसीज का तो हमें दिख ही रहा है। एंड ईस्ट और वेस्ट में आपने बोला तो जो अ, बहुत लोगों को लगेगा कि ये ओवर द टॉप बात है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो फैमिली वाला इशू है वेस्ट में, राइट, और वैल्यू सिस्टम का पूरा पूरा जन्म दोबारा रेजुविनेट होना, इसी को बोलते हैं ईस्ट का राइज होना स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि वैल्यू सिस्टम फैमिली वाला ईस्ट में ज्यादा है, राइट, और इंडिविजुअलिटी वेस्ट में हमेशा से ज्यादा रही है बिकॉज ऑफ लिबरलिज्म। ईस्ट का राइज मतलब आयुर्वेद का राइज, ईस्ट का राइज मतलब योग का राइज, ईस्ट का राइज मतलब फैमिली वैल्यू सिस्टम, ईस्ट का राइज मतलब स्पिरिचुअल वैल्यूज, लिटिल बिट बैलेंस ऑफ मटेरियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट। मतलब एक्सट्रीम जो प्लेजर वाली और योलो वाली जो अभी तक चल रही थी, यू ओनली लिव वंस, और राइट, तो वो सब कुछ आई थिंक ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो आई थिंक ये पूरे प्रिडिक्शन सुनने के बाद तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी, मतलब काइंड ऑफ कि अभी यस, सही कंट्री में हम हैं, राइट, बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल, बिल्कुल, हम बहुत अच्छे देश में। और आपने जो कहा ना, मैंने अपने एक, जो मैं बता रही थी क्या-क्या चेंजेस आएगा, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ कहा, राइट, कि रिश्तों के देखने का नज़रिया बदलेगा। बिकॉज़ और कहाँ जा सकते हैं हम? इट इज़ ओनली गेटिंग वर्स। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। फैमिली वैल्यूज सिस्टम्स ये बिल्कुल चेंज होंगे, एंड इनको देखने का नजरिया बदलेगा। और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ऐड, मतलब समराइज किया कि ईस्ट इज ऑल अबाउट इट। इनफैक्ट आपको बताऊं, मैं फिलीपींस में हूँ, ठीक है। यहाँ भी थोड़े सिंगल मदर्स और फैमिली ब्रेकअप का हिस्ट्री रहा है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड पीपल गोइंग आउट टू वर्क। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अदरवाइज यहाँ पे लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं। मतलब मैंने शायद इंडिया में नहीं देखा होगा जितना यहाँ पे, हमारे भारत में नहीं देखा होगा जितना यहाँ पे। उनसे पूछो, एडवांस मांगेंगे, और आप इनसे पूछो तो बोलेंगे कि मौसी को भेजना है, कजिन का बच्चा रह रहा है उसको देखना है। मतलब इट्स अमेजिंग। मैं तो चेंज हो गई यहाँ आके। मैंने बोला हम क्या वैल्यू करते हैं परिवार की, रिश्तों रिश्तों को तो यहाँ से आप मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब बिल्कुल सोचते नहीं है, देयर इज नो सेल्फिशनेस, एंड इतना फैमिली बॉन्ड है ना। तो विच आई थिंक, एज यू सेड, आई रिलेटेड टू ईस्ट। मतलब हमें लगता था कि भारत में ही हम बहुत फैमिली हैं, बट अब मैं तो यहाँ, मतलब आई सल्यूट फिलिपिनो कम्युनिटी हियर, क्योंकि वो अपने से दूर रिश्तेदारों को इतना ध्यान रखते हैं। यू नो, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड वार्म पीपल। दैट इज, मतलब परिवार बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली रियूनियंस आर सो इम्पोर्टेंट। तो यस, आई वुड अग्री विथ यू दैट ईस्ट will bring that value system for sure. आखिरी प्रश्न ये है, ये वॉर होने वाला है या आई थिंक इट्स जस्ट, देखिए, अब ऐसा है कि ये तो एक, मतलब मैं सबको सुन रही थी, आई एम ट्राइंग टू लिसन। बहुत तरीके से बोल रहे हैं। अब मेरी जो अपना, जो मेरी जो समझ है एंड जो मेरा इंटरप्रिटेशन विद माय लिटिल लिमिटेड नॉलेज, ये वॉर होगा, लेकिन ये वॉर बहुत अलग तरीके का है, जो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। द पीपल, स्मार्टर पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग, एंड थोड़ा बहुत फिजिकल, मतलब इस वॉर के मामले में जब हम फिजिकल बोलते हैं तो हम फिजिकल फाइट नहीं बोलते हैं, बट हाँ, आर्मी, मिलिट्री, नेवी का यूज होगा। तो ये 100% होगा, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड दायरे में होगा। लिमिटेड दायरे में होगा ये वॉर ज्यादा, आई वुड से हमारे पौराणिक वैल्यूज पे होगा। आप अगर चाणक्य पढ़े, आप मुझसे, आपने तो ऋषि इंटेलिजेंस लिखा है, तो उनके बहुत सारे अगर आप गाइडेंस वॉर के देखिए कि एनिमी को कैसे हम पहले उसको पूरा कमजोर कर दें, यू नो, बाय इंटेलिजेंस। आई थिंक वही साइंस यहाँ बिल्कुल, या वही शास्त्र बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, और वही होगा। इट विल टेक सम टाइम। तो हम लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं ना कि हमने जाके अटैक क्यों नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया।
हमें सबको शांति से वेट करना चाहिए। ये वो अटैक से भी खराब अटैक हो रहा है लीथल, आई वुड से लीथल हो रहा है, बस थोड़ी समय की जरूरत है। एंड आप देखिए 15 मई से वैसे ही सब कुछ, अतिचारी गुरु बहुत फास्ट फास्ट रिजल्ट्स देंगे, तो काफी कुछ होने वाला है। तो आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल जीरो ब्लडशेड होगा, थोड़ा बहुत होगा, बट 15 को गुरु चेंज हो रहे हैं और 18 को राहु केतु चेंज हो रहे हैं। और एक मैं ना फॉलो कर रही हूँ, और मैंने बहुत दिन से सोच के रखा था कि 7 मई के पहले कुछ होगा नहीं, क्योंकि बुध नीच में थे, और अब बुध सूर्य के साथ जाके मेष राशि में उनका कल कंजंक्शन हो रहा है, जो पावरफुल होता है। एंड फिर हमने सुना कि कल ही ये ड्रिल वगैरह हो रहा है, सो आई वाज जस्ट सरप्राइज, आई वाज थिंकिंग बड़ा मैच अलाइन करता है डेट्स। सो आई थिंक मोर एक्टिविटी विल हैपन फ्रॉम 14 15 में 18 में से, बट हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत एज अ कंट्री इज हेडिंग ऑन अ मच हायर प्लेन। अब तो ये हमारे लिए छोटी बात हो जाएगी बाद में। आई मीन आई नो ये बड़ी बात अभी लग रही होगी जो मैं बोल रही हूँ, बट फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। या आई मीन अब देखिए, जो लोग गए तो उनका इनकी क्षति तो हुई ना, वो उनके परिवारों के लिए वो लोग नहीं आ सकते हैं, बट दैट सैक्रिफाइस इज इज सो इम्पोर्टेंट कि ये पूरी प्रोबेबली वो जीवन भर के लिए अमर हो गए। बिकॉज ये पहलगाम नहीं होता तो ये धर्म की स्थापना होने वाले भी उपाय नहीं होते, राइट? सो आप अगर देखिए, कारण बनता है पहले, गुरु महाभारत Yes. हुआ तो पहले धर्म पे ही क्षति, धर्म पे ही ये अटैक हुआ ना, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। और उसी नोट पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि आप देखिए हम लोग हाउ वी रिलेट। तो चैप्टर 3 अध्याय 3 में श्लोक 11 से 26 आप पढ़ेंगे ना भीष्म पर्व में, तो इट इज ऑल अबाउट दिस, जिसमें मेरी संस्कृत, आई एम नॉट अ संस्कृत स्टूडेंट, बट मैं कोशिश करूंगी पढ़ के बताने की, कि बृहस्पतिश्च अतिक्रमण शनैश्चर ग्रहम ग्रह भवन्ति शुभ अशुभ न च संतिम avapunvanti. So it means that such planets are inauspicious. When the planets do not behave normally, they do not bring peace. अतिक्रमण मीन्स बहुत ही फास्ट चलना। अब आप सोचिए, उस समय ना नासा था ना ये था, बट ज्योतिष शास्त्र तभी भी यूज हो रहा है। और कौन कह रहा है? ये वेद व्यास कह रहे हैं, हु इज मोर नॉलेजेबल देन हिम। एंड उन्होंने यही सब प्लैनेटरी मूवमेंट्स देख के उन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस तभी कर दिए थे। एंड उनके आप जितने भी पढ़ेंगे ना, जैसे वर्स नंबर 26 कहता है कि चतुर्दशम पौर्णमास्यम ग्रहो भूत्व दिवाकरे, ऑन द 14th and full moon night the sun and moon both are eclipsed। तो यूजुअली ग्रहण 15 दिन के पहले नहीं होता है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ 15 डेज और मोर, बट उस दिन उन समय 13 दिन के अंदर ही दोनों ग्रहण हो गए थे। एंड दिस इज 3067 BC, डुअल इक्लिप्स पैटर्न ये हुआ था। फिर वो मंगल की स्थिति बताते हैं कि लोहितम धूमकेतुम च ज्योतिषम च अप्रसन्नाम, मतलब मार्स along with comets and meteors shines ominously in the sky। मतलब exalted मार्स उस समय, exalted मार्स is the sign of war, मतलब वो वॉरियर का साइन होता है। तो अगर आप वो पूरा मतलब इतना इंटरेस्टिंग है। उसी तीसरा जो अध्याय है ना, इट इज ऑल अबाउट दिस एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस। 15वां वर्ष कहता है कि नक्षत्राणि विनश्यन्ति ग्रहश्च प्रतिकूलगः, मतलब नक्षत्र फेड अवे, प्लैनेट्स आर मूविंग इन हॉस्टाइल पाथ्स। मतलब तभी सोचिए कि व्यास जी पूरे अपने एस्ट्रोलॉजिकली वो पूरे इस चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला उनका जो स्टेटमेंट है वो बृहस्पति के इस गोचर पे है। तो अभी रिलेटिवली एनीथिंग मे बी डिफरेंट, उस समय के हालात, वो वॉर अलग था, बट इन शॉर्ट बेसिकली इट इज अ सिमिलर सिचुएशन। रिमेंबर अगेन आई रिपीट, महाभारत के बाद इस तरह का गुरु का गोचर 8 साल लगातार होना, एटलीस्ट मेरे
मेरे जानकारी में तो पहली बार है, किसी और को कुछ पता हो तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, बट हमने सुना नहीं है कि पिछले इतने 100 सालों में गुरु 8 साल लगातार इस तरह अतिचारी हुए हैं। ये 8 साल, नेक्स्ट 8 साल देखने लायक होगा, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत बदलाव देख लिए हैं ऑलरेडी। यस, टेक्नोलॉजिकल हो, राइट, कोविड के रूप में हो, अध्यात्म के रूप में हो, कुंभ के रूप में हो, तो आई थिंक actually बहुत Kumbh, बहुत yeah. How जी, can I forget Kumbh? You're यस, right. यस, I mean, यस, Mahakumbh was a phenomenal event, right? I mean, हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो सबको ये कहती हूँ कि ये पहली बार मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि महाकुंभ में 14 फरवरी खत्म हो गया। वैलेंटाइन डे जो एक कितना जोर पकड़ा था, आई डोंट थिंक मेनी पीपल रिमेम्बर इन इंडिया, यंग पीपल जिन्होंने वैलेंटाइन डे मनाया होगा वर्सेस लोग कुंभ में जाके नहा रहे थे, विच इज इन, ये तो मतलब बहुत ही अनहोनी सी चीज है ना, अगर देखा जाए तो। हमने सोचा नहीं था कुछ सालों पहले कि ऐसा भी होगा। राइट, राइट। और 50-60 करोड़ अगर एस्टिमेट है, मतलब हर परिवार को, बेसिकली हर हिंदू परिवार से कोई ना कोई अरे, गया ही है, यही मैं हो गया खुद इसका गई मतलब। यहाँ से, तो मुझे एवरी नेबर ऑफ माइंड, मेरे हर पड़ोसी के घर से कोई ना कोई गया हुआ था, मेरे हर रिश्तेदार के यहाँ से कोई गया हुआ था, मेरी चाची जो इतनी एजेड है वो भी गई। आई मीन, आई वाज सरप्राइज, आप कैसे जा रहे हो? देवर एल्डरली पीपल हु वेंट, तो एंड यंग पीपल, एल्डरली तो चलो हम सुनते आए हैं, बट इतने यंग लोगों का जाना इज जस्ट फिनोमिनल। एंड उससे मुझे याद आया, मैंने एक चीज निकाल के रखी हुई थी, मैं आपको बता दूं। गुरु जब जब एक एक साल के लिए अतिचारी हुए हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा इंसाइट दे दूं उसका। 1927 में गुरु अतिचारी हुए थे, जब एक बहुत अनयूजुअल एक ग्लोबल अवेकनिंग पीरियड कहा जाता है ना, अर्ली 1900s, बहुत सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे। फिर 1941 में सुपर फास्ट इतने थे कि गुरु एरीज से जेमिनाई तक चले गए थे, टॉरस में बहुत कम रहते, वृषभ में, जो बहुत ही अनयूजुअल है। तो 1941 के बाद आप देख ही रहे हैं ना क्या हुआ, कंप्लीटली इंटेंस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स हमारे देश की 1942 से ही शुरू हुआ, प्लस लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड वर्ल्ड ऑर्डर पे, वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर 1962 में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ था एक्वेरियस स्पाइशीज में। तो 62 भी हमारे देश के लिए तो बहुत ही इवेंटफुल है, क्योंकि राइट आफ्टर दैट हमारे पहले कुछ वॉर हुए, एंड वर्ल्ड में बहुत डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस टाइम पे हुए थे। अलग अलग टाइप के उस टाइम पे लीडर्स आए थे ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। फिर 1980 में कन्या से तुला में हुआ था। तो 80 में भी एक्चुअली हमारा कंट्री का तो 80 वाज अ वेरी माइलस्टोन, आई वुड से, काफी चीजें उसके बाद हुई। एंड बहुत ग्लोबली अगर आप देखेंगे ना, मैंने डिटेल नहीं लाई हूँ, बट पॉलिटिकल रीबैलेंसिंग हुआ था और बहुत कल्चरल शिफ्ट हुआ था। उसके पहले आप देखिए एक हिप्पी मोड आया था, फिर 80 से एक अलग सा आया, और 1992 में जो आया, और 1999 सॉरी, एंड 2000, आपको याद है जब ये डर था कि सारे फ्लाइट्स गिर जाएंगे, रिमेम्बर, बिकॉज सिस्टम्स में जीरो हो जाएगा। आई मीन, यू विल नो बेटर देन मी, करेक्ट? बट वो Y2K ट्रांजिशन कहते हैं, टेक एंड स्पिरिचुअल एंजाइटी दोनों कहते हैं। एंड 2014 में भी गुरु अतिचारी हुए थे, जब अगेन एटलीस्ट हमारे देश के लिए तो बहुत स्पेसिफिक था, 2014 बहुत रिलेटिव है, बट 2014 के बाद से कहा जाता है कि हमारे ही देश नहीं, पूरी दुनिया में एक नेशनलिज्म का राइज हुआ, बहुत सारी देश में देखा जाने लगा, और स्पिरिचुअलिज्म भी राइज हुआ। इनफैक्ट हमारे देश में तो आप देखिए, श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु, जनरली एक बहुत सारा चेंज आया। सो ये, बट ये छोटा छोटा ट्रांजिट था, अब इसी का ये 8 साल का इनटू 8 इयर्स। सो लेट्स वॉच, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत नहीं, बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद, एंड आई होप हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा, ये कुछ नई चीज उनको सुनने को मिलेगी, एंड एज ऑलवेज आई लुक फॉरवर्ड टू फीडबैक। थैंक यू, थैंक यू। सबको धन्यवाद।